बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेटो इत्तेहाद के पास 1700 फौजी अड्डे और एयर बेसेस दुनिया भर में मौजूद हैं। मक्का इत्तेहाद के पास कितने फौजी अड्डे और एयर बेसेस हैं? क्या पाकिस्तान और तुर्क फौज नए फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं? क्या मक्का इत्तेहाद खुद के बने हुए JF-17 और कान के अलावा चीन के खतरनाक लड़ाका हथियारों से लेस होने जा रहा है? क्या कान और J-35 के साथ साथ J-20 भी इस मक्का इत्तेहाद के बाजू बनने जा रहे हैं? असल कहानी क्या है, असल ज़रूरत क्या है और मक्का इत्तेहाद को किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है जिसके बगैर और कोई रास्ता ही नहीं बचा? जानिए इस वीडियो में और बराह करम सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हम आप जैसे कीमती नाजरीन से महरूम ना हो सके और हमारी मुलाकात तो रोज़ होती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, दुनिया में इत्तेहाद बनते भी हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं। अगर आपको पता हो तो सऊदी अरब ने इससे पहले भी तकरीबन 37-38 मुल्कों का एक मुश्तरका इत्तेहाद भी बनाया था और उसकी क़ियादत भी एक पाकिस्तानी जो मारूफ जनरल हैं जनाब राहील शरीफ साहब, उन्हें इसकी क़ियादत सौंपी गई थी। लेकिन उस इत्तेहाद में डेटरेंस की कमी नज़र आई क्योंकि उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क मुकम्मल तौर पर एलानिया तौर पर शामिल नहीं था। लेकिन अब जो मक्का अलायंस है इसमें पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों समेत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और मक्का अलायंस हो या फिर नेटो अलायंस हो, आजकल ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बने हुए हैं। लेकिन कोई भी इत्तेहाद सिर्फ कागज़ पर दस्तखत करके कामयाब नहीं होता दोस्तों। कागज़ पर दस्तखत करके एक दूसरे को फ़ाइलें थमा देने से इत्तेहाद की शुरुआत होती है जो कि खुशाइंद है। लेकिन जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उन्हें अबूर करना बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मक्का इत्तेहाद इसमें ज़रूर सुरखरू होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि अगर पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें, एक तरफ कीजिए, आप सिर्फ बात करें बाकी दो इत्तेहादी मुल्कों की, सऊदी अरब की और तुर्की की। और आज के दौर में आपको तो मालूम है कि फ़िज़ाई ताकत के बग़ैर कोई भी इत्तेहाद तो क्या, कोई भी चीज़, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर जो है वो महफूज नहीं रह सकता। एक फ़िज़ाई ताकत, एक फ़िज़ाई जो क़ुव्वत है वो आपके पास होनी चाहिए। अब बज़ाहिर तो इन मुल्कों के पास बहुत अच्छे लड़ाका हथियारे हैं, जदीद तरीन लड़ाका हथियारे हैं, महंगे तरीन हैं, यानी दुनिया के टॉप 7 जो लड़ाका हथियारे इस वक्त दुनिया में गिने जाते हैं 5th जनरेशन को निकाल करके 4.5 की कैटेगरी में, तो वो सारी क्रीम जो है वो इन मुल्कों में आपको नज़र आएगी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान को अगर निकाल दें तो सऊदी अरब के पास इस वक्त F-15 स्ट्राइक ईगल सबसे बड़ी तादाद में हैं, 200 से ऊपर हैं। लेकिन ये अमेरिका के बने हुए हैं, इसकी सप्लाई लाइन अमेरिका है, ये अमेरिका के रहमो करम पर हैं। दूसरा तैयारा उनके पास यूरोफाइटर टाइफून है जो कि तकरीबन 70 से 80 की तादाद में है। ये जो है यूरोप का बना हुआ है, बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम और शायद इटली जैसे मुल्कों ने मिल करके इस तैयारे को बनाया है। तीसरा तैयारा इनके पास टॉर्नेडो है जो कि बरतानिया का बनाया हुआ है, ये तैयारे भी उनके पास 40-50 हैं। और F-5 टाइगर 2 तैयारे हैं और ये भी 40-50 हैं, ये भी अमेरिका के बने हुए हैं। ये तो हो गया हमारा एक इत्तेहादी यानी कि सऊदी अरब। इसके अलावा अगर आप दूसरे इत्तेहादी पर नज़र डालें तो वो तुर्की है और तुर्की की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला जो तैयारा इस वक्त है वो है F-16, F-16 और वो उसके पास अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में है, 260 से भी ऊपर या इसके लगभग तकरीबन। और दूसरे नंबर पर उनके पास F-4 फैंटम 2 है, वो भी 40-50 तैयारे हैं, पुराने तैयारे हैं, लेकिन वो भी अमेरिका के बने हुए हैं। यहाँ तक कि जो कान लड़ाका तैयारा हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें पार्टनर भी है और वो एक 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है, तो वो कान लड़ाका तैयारा उसका जो इंजन है वो भी अमेरिकी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बना हुआ है।
अब आ जाएं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के पास जो फ़िज़ाई ताकत है, जिसके रंग और दर्शन दुनिया देख रही है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई ताकत ज़्यादातर या तो चीनी लड़ाका तैयारों पर मुनहसर है, या वो ख़ुद लड़ाका तैयारे बनाकर उसमें ताकत या जान डाल चुका है। मिसाल के तौर पर J-10C चीन का बना हुआ है और JF-17 थंडर जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तैयारा। और इन दोनों की मिसाइल रेंज चीन के बाद यानी एशिया में सबसे बड़ी गिनी जाती है। पूरे मिडल ईस्ट में इतनी बड़ी रेंज किसी के पास नहीं है जहां से ये खड़े होकर अपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे को उड़ा सकते हैं। तो ये सहूलत ना तो सऊदी अरब के तैयारों में है, ना ही तुर्की के तैयारों में है। और जो चीज़ अमेरिका ने ख़ुद के लिए बनाई या अपने सबसे बेहतरीन इत्तेहादियों को दी, वो चीज़ या उसके बराबर चीज़ तो सऊदी अरब या तुर्की को वो नहीं देने वाला, क्योंकि जाहिर है उसे अपनी एयरफोर्स को सुपीरियर ही रखना है। लेकिन पाकिस्तान के पास सुपीरियरिटी है इन तमाम तर चीज़ों में कि उसकी मिसाइल रेंज अमेरिका, चीन और रूस के क्लब में अब पहुंचने वाली है, यानी उनके बाद चौथे नंबर पर थी, अब जो है उनके बीच में ही जगह बनने वाली है। PL-17 450 किलोमीटर की रेंज का भी आ जाएगा और आम तौर पर दुनिया में इस वक्त 150 से 200 किलोमीटर की रेंज चल रही है। लेकिन JF-17 और J-10 जो हैं वो 300 साढ़े 300 की रेंज से अपने दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाते हैं और उस पर रहम नहीं करते। तो लिहाजा यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आपको इस इत्तेहाद को कामयाब बनाना है तो आपको इसका इन्हिसार जो है वो बदलना होगा, इसकी सप्लाई लाइन को ऐसा मजबूत बनाना होगा और सुपीरियर बनाना होगा। यानी ये नहीं है कि आपके मद्दे मुकाबिल के पास जो लड़ाका तैयारे हैं उसमें रेंज 200 किलोमीटर है और आप 150 किलोमीटर की रेंज के साथ उड़ रहे हैं। नहीं, आपके पास 300, 400, यहाँ तक कि अब तो चीन के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो 1000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल भी बना रहा है। ये क्लेम किया जा रहा है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन चीन जैसी ताकत जो है उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल नाजरीन बड़ा सीधा सा है, जब तक तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही अपनी फ़िज़ाई ताकतों को इस तरह से नहीं डिज़ाइन करेंगे कि उसमें मौजूद हथियार और पसंदीदा लड़ाका तैयारे, जो बलवान लड़ाका तैयारे मैदान जंग का नक्शा बदल सकें, वो उनके या तो अपने हों या इस इत्तेहाद के बने हों, या उनका सोर्स ऐसा हो कि पाबंदियां या किसी किस्म के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की रुकावटें उन्हें कभी भी ना हो और दौरान आजमाइश उन्हें बल्क में सैकड़ों की तादाद में एक फ़ोन कॉल पर मंगवाया जा सके, जैसा कि पाकिस्तान ने रातों रात कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि PL-15 मिसाइलों की एक खेप जो है वो रातों रात ही पाकिस्तान को पहुंच गई थी चीन की तरफ से। अभी सिर्फ 6-7 इस्तेमाल हुए और भारत जो है वो वहां से चला गया। यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी है दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ईरान के पास तो एयरफोर्स नहीं थी लेकिन वो जंग जीता। तो दोस्तों ईरान के पास एयरफोर्स नहीं थी, मिसाइल फोर्स थी। लेकिन आप देखिए कि ये पूरा सच नहीं है। ईरान ने बिलाशुबा जवाबी हमले ताबड़तोड़ किए और काफ़ी छक्के भी छुड़ाए, लेकिन ईरान के अंदर की हालत देखिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, उसे बनाने में अब ईरान को बरसों लगेंगे। जबकि इसकी बजाय अगर ईरान के पास एक तगड़ी एयरफोर्स होती, चाहे छोटी ही सही, तो ये जो लड़ाका तैयारे आते और दंदनाते फिरते और ईरानी आसमान को पड़ोसी का खेत समझकर उसमें फिरते और बॉम्ब्स गिराते और किसी भी जगह को निशाना बनाते, ये इतनी आसानी से कंप्लीटली ना हो पाता। और फिर जब मिसाइल फायर होते, लॉन्च होते ईरान के, उससे जो डैमेज होता, तो उससे फिर एक अलग ही लेवल की जो कामयाबी है वो गिनी जा सकती थी। अभी भी जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ईरान को मिला वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके मिला, क्योंकि जो डैमेज ईरान ने किया अमेरिका का या किसी दूसरे मुल्क का, चूँकि उसने अरब मुल्कों में भी बहुत से जो फौजी अड्डे थे उन्हें निशाना बनाया था अमेरिका के,
तो वो अमेरिका की एक बड़ी इकोनॉमी है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो उसे दोबारा खड़ा कर लेगा, उसके पास इत्तेहादी भी ज़्यादा है और पैसा भी वो इकट्ठा कर सकता है। लेकिन ईरान की इकोनॉमी ये चीज़ अलाउ नहीं करती, उसे बरसों लगेंगे अब दोबारा उन पुलों और इमारतों को खड़ा करने में, उन फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल स्टेट्स को खड़ा करने में। तो ये सब कुछ ना होता, अगर एयरफोर्स होती तो ईरान कहीं पीछे रह जाता और ये तैयारे जब हमला करने आते तो ईरानी तैयारे रास्ते में ही ईरानी ज़मीन से बहुत दूर इनका इंतज़ार कर रहे होते, और तब जब दुश्मन के तैयारों से ये गुत्थम गुत्था होते तो ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ ईरानी आसमान में दाखिल ही ना हो पाते। इक्का दुक्का लड़ाका तैयारा अगर आता तो वो डैमेज जो है वो कंट्रोलेबल होता, उसे आप दोबारा से रिपेयर कर सकते थे। यहाँ पे मैं ऑपरेशन सिंदूर का ज़रूर जिक्र करूँगा। 72 तैयारे भारत ने उड़ाए थे, आपको पता है, और जवाब में 42 तैयारे पाकिस्तान ने उड़ाए थे। लेकिन पाकिस्तान के तैयारों में सुपीरियर हथियार थे, पाकिस्तानी पायलटों का जज्बा, उनकी तरबियत भी अलग लेवल की थी। लिहाजा क्या हुआ, 4, 6 या 7 तैयारे जब गिरे तो वो दुम दबाकर वापस भागे, और जिन एयरबेसिस से उड़े थे उनकी बजाय जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली उल्टे सीधे एयरबेसिस पर लैंड हो गए, और उन्हें ये लगा कि शायद पता नहीं चीन ने भी हमला कर दिया हो, हालांकि वो पाकिस्तान ही था। तो अब ये जो 72 तैयारे हैं जो इंडिया ने उड़ाए थे, ये बमों से लोड थे दोस्तों, इनमें हथियार थे, इनमें वो तमाम तरह हथियार थे जो तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ना होती, अगर J-10C, JF-17 जैसे डेडलिएस्ट जो स्ट्राइक पैकेज है वो ना होता, तो ये 72 तैयारे जब यहाँ पर बॉम्बिंग करते, आपको अंदाज़ा भी है कि कितनी बॉम्बिंग होती और उससे क्या नतीजे निकलते, कितनी बर्बादी होती, कितनी शहादतें होती, आप सोच भी नहीं सकते। चूँकि वो भाग गए हैं इसलिए हमें अब बस सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है कि 2-3 जगहों पर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब में 26 ठिकानों पर हमला किया। तो ये जो चीज़ है, ये डेटरेंस है, ये ताकत है, ये फ़िज़ाई ताकत आपको अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, और तुर्की ने भी एक कदम लिया है। सऊदी अरब ये कर रहा है कि उसने JF-17 का भी मुआहिदा किया, अपने इत्तेहादियों को भी दिलवा रहा है, वो चाहे लीबिया हो, सूडान हो, सोमालिया हो। जाहिर है पैसे तो सऊदी अरब ही देगा, और जो नज़र आ रहा है क्योंकि उन मुल्कों की इकॉनमीज़ में इतना दमखम नहीं है कि वो अरबों डॉलर खर्च कर सकें। दूसरी चीज़ जो है वो JF-17 PFX जो आने वाला एक हथियार है पाकिस्तान का, 4.5 से 5 के दरमियान की एक मशीन है, वो उसमें भी वो काफ़ी पैसा लगाने जा रहा है ताकि वो भी सऊदी सरजमीन पर हो। दूसरा, पाकिस्तान के एवाक्स तैयारे जो उसने ख़रीदे थे सऊदी अरब, उसमें भी इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान ने जो किया, जो ख़रीदा, जिससे काम लिया, अब पाकिस्तान उन हथियारों को अगर सऊदी अरब में तैनात करेगा तभी कल पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए आजमाइश में जो है पूरी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेगा, क्योंकि वो हथियार उन पर सालों का पाकिस्तानी एयरफोर्स का तजुर्बा होगा, कोई नई चीज़ उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। लिहाजा सऊदी अरब भी अपनी इन्वेंट्री को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहा है। तुर्की ने क्या किया है कि कान लड़ाका तैयारे का इंजन फ़िलहाल तो अमरीकी है, लेकिन अपना इंजन तैयार हो रहा है, बहुत जल्द अपने इंजन को भी वो कान लड़ाका तैयारे में इंस्टॉल करके आपको उसे उड़ा कर दिखाएगा, और हो सकता है पाकिस्तान को जो कान लड़ाका तैयारा पाकिस्तानी वर्जन में मिले वो जो है पाकिस्तान के मुताबिक हो और तुर्की के अपने इंजन के मुताबिक हो। यहाँ पे इस बात को भी आप रद्द नहीं कर सकते सिरे से, इसके इम्कानात हैं कि चीन से ताउन लेकर एक और ज़बरदस्त इंजन तैयार किया जाए, चीनी और तुर्क टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को मिला करके, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। शायद इसमें यही कुछ होने जा रहा है। यहाँ तक तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेटो मुल्कों को देखें तो नेटो इत्तेहाद के अपने मुल्कों के अंदर और बाहर कुल मिलाकर तकरीबन कोई 1600 से 1700 फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस हैं, यानी उन्होंने एक पकड़ मजबूत बनाई हुई है। जाहिर है 1950-1960 से जो
इत्तेहाद बना होगा उसने आज तक बहुत काम किया होगा। लिहाजा वो एक ताकतवर इत्तेहाद तो है, इसमें शक नहीं है। और उनके पास फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस भी पूरी दुनिया में हैं, और जो उनके अंदर अपने अपने मेंबर मुल्कों के अंदर फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस हैं वो तकरीबन 800 साढ़े 800 के करीब हैं। और बाकी सारे जो हैं 800-900 एयर बेसिस वो बाकी दुनिया में उन्होंने फैलाए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। और जवाब में अगर आप मक्का एयरलाइंस के एयर बेसिस की बात करें, उनके फ़ौजी अड्डों की बात करें, तो ये तकरीबन 750 से 800 के लगभग बनते हैं। और इसमें तकरीबन 530 तो ऐसे हैं जो कि मुल्क के अंदर हैं, यानी सऊदी अरब वाले सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तुर्की वाले जो एयर बेसिस हैं, जो उनके फ़ौजी अड्डे हैं, वो तुर्क सरजमीन के अंदर हैं। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास फ़ौजी अड्डे हैं 200 से 250 तक, और उसके बाद तुर्की के पास तकरीबन जो है वो 150 प्लस जो एयर बेसिस और फ़ौजी अड्डे हैं, और सऊदी अरब के पास 180 प्लस हैं। तो ये मुल्क के अंदर हैं। मुल्क के बाहर का सिनेरियो अगर आप देखें, यानी आप अपने मुल्क से बाहर अपनी फ़ौजी ताकत का अगर फैलाव करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों मुख्तलिफ जगहों पर, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मोर्चे बना देते हैं कि यहाँ से गुज़रो, फिर यहाँ से गुज़रो, फिर यहाँ से गुज़रो, फिर मुझ तक पहुँचोगे। तो वो चीज़ जो है उसके लिए अगर आप देखें तो बैरून मुल्क ओवरसीज़ जो फ़ौजी अड्डे हैं या एयर बेसिस हैं वो होना ज़रूरी है। और उसमें तुर्की सबसे ज़्यादा एयर बेसिस रखता है, यानी तकरीबन 130 से ऊपर उसके मुल्क से बाहर हैं। तो मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर मिला लिए जाएं तो 280 के लगभग तुर्की के पास बनते हैं। और उस पाकिस्तान का कोई फ़ौजी अड्डा अपना ज़ाती तौर पर मुल्क से बाहर तो नहीं है, लेकिन सऊदी फ़ौजी अड्डों पर पाकिस्तानी फ़ौजें मौजूद होती हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अज़रबैजान ने भी अपना एक फ़ौजी अड्डा या एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर रखा है, लेकिन अपना खुद का मुकम्मल तौर पर अपने हिसाब से बनाया गया फ़ौजी अड्डा अभी तक पाकिस्तान ने मुल्क से बाहर नहीं बनाया, जिसकी अशद ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में इन मुल्कों में पाकिस्तानी फ़ौजी अड्डे जो हैं वो बनने जा रहे हैं, और इसकी पूरी तैयारी भी नज़र आती है। बयानात से वाज़ेह होता है, हालांकि इसे क्लेम नहीं किया गया, लेकिन इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। आपको अपनी पकड़ अपने इत्तेहादियों के मुल्कों के अंदर बैठकर उन तमाम तर रीजन्स में बनानी होगी जिस जिस रीजन से इस इत्तेहाद को कभी न कभी टकराना पड़ सकता है। चाहे इसके इम्कानात अभी नहीं है, लेकिन अगर कभी हो भी जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या फ़ौजी अड्डा बनाना शुरू कर देंगे? इसकी तो आपको कोई मोहलत भी नहीं देगा। लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान का प्लान न सिर्फ इनकी इन्वेंट्रीज़ को खुद मुख्तार बनाने का है, बल्कि अब शायद ये मुल्क अपने अपने मुल्कों से बाहर इस फ़ौजी इत्तेहाद को निकालने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर मिस्र और कतर की बात करूँ, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद में शामिल होंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उनकी भी फ़िज़ाइया में, यानी मिस्र के पास राफ़ेल और F-16 है, तो राफ़ेल के साथ BVR मिज़ाइल नहीं दिया गया जो कि इंडिया के पास मौजूद है। F-16 के साथ भी BVR मिज़ाइल उस रेंज का नहीं है जो कि इसराइल के पास मौजूद है। इसी तरह कतर के पास राफ़ेल हैं, लेकिन उसके पास भी शायद ऐसी रेंज ना हो, लेकिन अपना ज़ाती तैयारा, अपनी ज़ाती एयरफोर्स, अपना जो ख़ुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो तो बहरहाल इन मुल्कों को बनाना ही होगा, मैदान में उतारना ही होगा, इसके बग़ैर कोई गुजारा नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या इन मुल्कों को अब पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करना चाहिए, नए लड़ाका हथियारों को डेवलप करना चाहिए? क्या इन मुल्कों को अपनी इन्वेंट्री में चीन के लड़ाका हथियारों को बड़ी तादाद में शामिल करना चाहिए, या आपकी नज़र में कोई और हल है? आप क्या सोचते हैं? अपनी सियासी बसीरत की रोशनी में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलिए, क्योंकि हमारी ये वीडियोज़, ये कंटेंट, ये कोशिश और काविश सिर्फ़ आप जैसे बेहतरीन व्यूवर्स और हमारे कीमती जो नाजरीन हैं उनके लिए है।
अगर आप पसंद नहीं करेंगे, सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी ये कोशिशें रायगा जाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।